ये एक सीरीज़ मैंने शुरू की है जिसमें मैं एक एक आर्टिकल करके लेके आऊँगा, और इसमें जो भी चीज़ें हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, ये चीज़ें किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी लर्नर, किसी ऑर्डिनरी व्यूअर के लिए भी फ़ायदेमंद है। हम अखबार तो हम सभी पढ़ते हैं, बट अखबार को हम गहराई से नहीं पढ़ते हैं, ना ही गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें हमारे आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में एक जागरूक एक समझ नहीं होती है। तो हमें गहराई से समझने की कोशिश करेंगे हर आर्टिकल को जो भी न्यूज़पेपर में आता है। ये मैंने द हिंदू को एक रेफरेंस के तौर पे लिया है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बंदे भी इसी को रेफ़र करते हैं। तो द हिंदू में जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसको हम समझेंगे, उसको हम डिकोडिफाई करेंगे एक तरीके से, उसको जानने की कोशिश करेंगे जो भी जानकारियाँ उसमें दी हैं एक बेसिक लेवल से। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स सिसोदिया बेल इन दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी केस। तो इस आर्टिकल में क्या, अब जैसे इसका जो हेडलाइन है उसमें सुप्रीम कोर्ट का नाम यूज़ किया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई, कब बना, कैसे बना, किस लॉ के तहत बना, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हम सरसरी तौर पे पढ़ते हैं, इतनी ज़्यादा या तो टाइम भी नहीं होता है कि हम जानकारी को जुटाने की कोशिश करें। तो वो मैंने जानकारी यहाँ पे रखी है ताकि आपका समय भी बचे और आप इस जानकारी को, जो जिनको अच्छा लगता है जानकारियों को प्राप्त करना, वो इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे स्ट्रेस्ड to the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Directorate of Enforcement that every day counts in matters of personal liberty while granting bail to former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who spent over 17 months behind bars without trial for money laundering charges linked to the Delhi exercise policy. तो क्या कह रहा है ये, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सीबीआई को और ईडी को कि भाई मैटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, आप उनको बेल दीजिए, 17 महीने से जेल में बैठे हैं। हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सीबीआई क्या है भाई, कैसे बनी, कब बनी, किसके तहत काम करती है, ईडी कब बना, कैसे बना, कौन है ईडी का मालिक, अभी कौन देख रहा है, कैसे काम करती है, किसके तहत काम करती है, क्या रूल, क्या लॉ क्या है। मैटर्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी, इसको, इस लाइन को यूज़ किया है जजेस ने। ये क्या होती है मैटर्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी, किस लॉ के तहत काम कर रही है, क्या फ्रेमवर्क है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ बेंच ऑफ जस्टिस BR गवई एंड KV विश्वनाथन सेड द राइट टू अ स्पीडी ट्रायल इन पर्सनल लिबर्टी वर sacrosanct. Bail cannot be withheld as a punishment. If the state prosecution agencies or even courts do not have the wherewithal to protect an accused's right to a speedy trial, they should not withhold bail on the ground that the alleged crime was serious. अब यहाँ इशू क्या है, स्पीडी ट्रायल का इशू है और बेल का इशू है कि भाई आपने बताया कि एक बंदा है जो कि दोषी है। अब वो दोषी है तो उसको आप प्रूफ करेंगे कि वो दोषी है कि नहीं है, ट्रायल चलाएंगे, ट्रायल चला के उसको आप या तो वो दोषी साबित होगा या वो निर्दोष साबित होगा। अगर वो दोषी साबित होगा तो उसको आप जेल में डालेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये एक छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसा ईडी सीबीआई कहती है कि ये बाहर अगर आ गए तो हम शायद हमारी जांच ढंग से नहीं हो पाएगी। तो ये 17 महीने से जेल में थे, तो वो एक केस चल रहा है। तो इसमें जो कोर्ट, ये जो जजेस हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जब आपके पास अगर ऐसी कोई ताकत नहीं है, आपके पास वेयर-विदॉल नहीं है, मतलब कि आपके पास ना कि मतलब स्ट्रक्चर आपका, या आपके पास क्या नाम है, फोर्स, पावर, या कुछ जो पूरा आपके पास इस जांच को जल्द से जल्द करके ख़त्म करने की अगर आपके पास ताकत नहीं है, ऑफिसर्स की कमी है या पैसे की कमी है या रिसोर्सेज की कमी है, जो कोई भी कमी है, तो आप इसके तहत आप किसी की आप पर्सनल लिबर्टी को क्या कहते हैं उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसको आप बेल तो दें, कम से कम उसको अपना जो दिनचर्या उसको जीने का हक तो देंगे। तो ये मोटा मोटा केस है। तो इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अच्छा ये बेल बॉन्ड 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड दे के इनको बाहर किया है, बेल प्राप्त की है इन्होंने। तो ये बेल बॉन्ड्स क्या होता है, फिर उसके बाद ओरल प्ली क्या है, फिर उसके बाद दिल्ली सेक्रेटरीट का नाम आता था। इसको इस पूरे आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, और इसमें जो चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आएंगी वो उसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। देयर आफ्टर उसमें एक आर्टिकल 21 का भी
मतलब बीच में एक डिस्कशन आता है कि भाई आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन्होंने ये मतलब ये वायलेशन ऑफ राइट है कि कीपिंग मिस्टर सिसोदिया इनकार्सरेटेड फॉर एन अनलिमिटेड टाइम इन द होप ऑफ अ स्पीडी ट्रायल इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई आप कि सिसोदिया को आपने जेल में डाल दिया, वो बेचारा इंतज़ार करे जा रहा है कि भाई कभी स्पीडी ट्रायल होगी, मैं दोषी साबित होऊंगा या निर्दोषी साबित होऊंगा, फिर मैं अगर दोषी हुआ तो मेरे को सज़ा मिलेगी, निर्दोष हुआ तो छूटूंगा। बट वो सोच ही रहा है, वो 17 महीने से जेल में पड़ा है। तो ये भाई आर्टिकल 21 के तहत जो है ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसके बाद या जजेस हैं जस्टिस B.R. गवई जो जस्टिस K.B. विश्वनाथन जिन्होंने इसका ये ऑर्डर दिया है। उसके बाद आर्टिकल में और कुछ एक चीज़ें हैं जैसे ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस, ये क्या होती है, प्रोसीजर इज़ द हैंडमेड ऑफ जस्टिस नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ जस्टिस, इस लाइन का यूज़ किया गया है जजेस के द्वारा। जब ED CBI ने ये कहा कि भाई आप इसको दोबारा से क्या नाम है नीचे ट्रायल कोर्ट्स जो हैं नॉर्मल कोर्ट्स से आप शुरू करें अपनी बेल के प्रोसीजर्स को, तो उसमें इन्होंने ये ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस और इस लाइन को इस्तेमाल किया है। तो इस लाइन का मतलब क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे हम। देर आफ्टर उसने बोला है वेकेशन बेंच। तो वेकेशन बेंच क्या चीज़ है, कितने तहत के बेंच, मतलब आप अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपके अगर इंक्विजिटिव माइंड है, आपको सीखना, आपको पढ़ना, जानकारी लेना अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई ये वेकेशन बेंच आपने बोला है। तो वेकेशन बेंच होता क्या है, कितने तरीके के बेंच होते हैं एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उसके बारे में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहला जो डाउट था हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट है क्या चीज़। तो ये सबसे पहले तो ये अपेक्स जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। आर्टिकल 124 के तहत इसका गठन हुआ। 26 जनवरी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट भी आ गया। पहले सुप्रीम कोर्ट जो था फंक्शन करता था पार्लियामेंट हाउस में ही, जब तक कि उसकी प्रेजेंट बिल्डिंग जो कि लोकेटेड है तिलक मार्ग न्यू दिल्ली 1958 में नहीं बन गई, ठीक है। मूव टू प्रेजेंट बिल्डिंग लोकेटेड ऑन तिलक मार्ग न्यू दिल्ली इन 1958। ये एक मोटी मोटी जानकारी दी है मैंने, जस्ट किसी को अगर अच्छा लगता है तो। 9:45 में इनॉग्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। जजेस हमारे सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो अपना हरीलाल जी थे। उसके बाद आपके जजेस हैं बाकी, और कौन कौन था इस इनॉग्रेशन में उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन जानकारी दी गई है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर फिर भी आपको डिटेल में जाना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1950 में जो बना था, उसने एनविसाज किया था, सोचा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें क्या होगा, एक चीफ जस्टिस होगा और 7 आपके जजेस होंगे, ठीक है। ये जो 7 जजेस होंगे ये आपके चीफ जस्टिस के साथ में मिलके काम करेंगे। लीविंग इट टू द पार्लियामेंट टू इंक्रीज दिस नंबर, पार्लियामेंट पे छोड़ दिया, आप चाहें तो आगे इन जजेस के नंबर को आप बढ़ा सकते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सैट टुगेदर टू हियर द केसेस प्रेजेंटेड बिफोर देम। पहले जो था, पहले के सालों में जो स्टार्टिंग के समय में जजेस जो थे साथ में बैठते थे। कंसिडरिंग द इंक्रीज इन वर्कलोड, फिर जब वर्कलोड बढ़ गया तो पार्लियामेंट ने इनके नंबर्स बढ़ाए। पहले 8 किया 1900, मतलब पहले 8 थे, 7 प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 8 थे पहले 1950 में। उसके बाद 11 कर दिए 1956 में, फिर 14 कर दिए 1960 में, फिर 18 कर दिए 1978 में, 26 कर दिए 1986 में, 31 कर दिए 2009 में, और उसके बाद 34 कर दिए 2019 में, जो कि हमारी करंट स्ट्रेंथ है। Today the judges sit in the benches of 2 and 3 and come together in large benches of 5 and more Constitution bench to decide any conflicting decisions between benches of the Supreme Court or any substantial questions concerning the interpretation of the Constitution। तो ये इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई पहले हमारे पास थे 8, ठीक है, 8 जज थे, फिर हमने 8 से बढ़ा के कर दिए 11 1956 में, फिर हमने 11 से बढ़ा के कर दिए 14 1978 में, फिर हमने 86 में बढ़ा के कर दिए 26, फिर हमने 31 कर दिए 2009 में, फिर हमने कर दिए 34 2019 में। अब ये कह रहा है कि भी पहले तो इकट्ठे बैठते थे, ये जो 8 हैं ये इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे जजमेंट देते थे, उसके बाद ये अब अलग अलग हो गए। अब ये क्या करते हैं, 2 और 3 के
उसमें आते हैं, ठीक है। 5 या 5 से ज़्यादा जब बैठते हैं तो वो तब बैठते हैं जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है और वो कोई बहुत ही कोई गंभीर मसला होता है उसको जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए बैठती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आफ्टर इट्स इनॉग्रेशन ऑन 28 जनवरी 1950 द सुप्रीम कोर्ट कमेंस्ड इट्स सिटिंग इन अ पार्ट ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। 28 जनवरी को जब इसका इनॉग्रेशन हो गया तो पहले तो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में बैठते थे, फिर उसके बाद जो है कोर्ट मूव किया इनटू अ न्यू बिल्डिंग इन 1958। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया द प्रेजेंट बिल्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 4 अगस्त 1958, ठीक है। 4 अगस्त 1958 में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। द बिल्डिंग इज़ शेप्ड, ये आपका नॉर्मल आर्किटेक्चर है, अगर आप इसमें जाना चाहें तो आप जा सकते हैं गहराई में, बट जाने की ज़रूरत है नहीं इसमें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है द स्टैचू वॉज अनवील्ड, ओके। 26वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे जस्टिस AM अहमदी, इन्होंने 1 अगस्त 1996 में जो है अपना महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू है उसको अनवील किया था। उसके बाद अभी क्या हुआ है, 26 नवंबर 2023 में डॉक्टर जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं उनके कार्यकाल में, जो कि हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक 7 फुट का लंबा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का स्टैचू अनवील किया। Sorry. The statue honors the architect of the Constitution, captures him in a lawyer's gown, holding a copy of the Constitution in his hand. To visit the building, one may book a guided tour from the Supreme Court website or obtain the visitor's pass from the Suswagatam portal or the front desk of the Supreme Court. तो ये तो नॉर्मल जानकारी है, बट इम्पॉर्टेंट ये हमारे लिए क्या था कि भाई 4 अगस्त 1958 में जो है सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेजेंट बिल्डिंग है उसको राजेंद्र प्रसाद जी ने इनॉग्रेट किया। उसके बाद जो स्टैचूज़ हैं जो लगे हुए हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं ये जो कुछ UPSC के छात्र जो अगर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इसका आर्टिकल 124 thereafter provides for the establishment of the Supreme Court and its composition. Evolution, initially it had 8 judges including the Chief Justice, ये मैंने पहले बताया। आज के तारीख में 34 जजेस हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में 104th अमेंडमेंट करके 2021 में इसको लागू किया गया, ठीक है। ये हमारी फ़ोटोज़ हैं जो मैंने आपकी जो कि जिनको अच्छा लगता है जानकारी प्राप्त करना उनके लिए डाली है, और हमारे को कुछ लोग आप देखना भी चाहते होंगे कि हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे और उस टाइम पे जो लोग बैठे थे जब सुप्रीम कोर्ट बना तो कौन कौन लोग थे। तो रेयर फोटोग्राफ ऑफ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस हरीलाल जी और बाकी के जजेस, ठीक है। सेकंड फोटो है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस हरीलाल जी कन्हैया विद अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द डायस and the Chief Justice of all High Courts on the inaugural sitting of the Supreme Court on 28 जनवरी 1950। उसके बाद आ जाते हैं जो इनॉग्रेशन हुआ था हमारा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रेसिडेंट और हमारे श्री SR दास जी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। उसके बाद राधाकृष्ण जी वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद श्री अयंगर जो कि स्पीकर थे लोकसभा के, ये सब उनकी फ़ोटो हैं। कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग, जजेस का किस हिसाब से कंपोजिशन है? सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसमें, एंड अदर जजेस जो कि अपॉइंट किए गए हैं जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। दे आर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कॉलेजियम, एक कॉलेजियम है वो रिकमेंड करता है। अब बेंचेस हमारे पास कौन कौन सी है, जो मैंने सबसे आखिरी मेरा था ना वेकेशन बेंच,
उसके तहत ये इसमें मैंने डाला है कि हमारे पास बेंचेस कौन कौन सी हैं, ये तो पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक है जो कि डील करती है विद केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन। उसके बाद इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 5 और मोर जजेस। डिवीजन बेंच है जो कि कंसिस्ट करती है ऑफ 2 जजेस, हैंडल्स अपील्स एंड लीगल क्वेश्चंस। उसके बाद है सिंगल जज बेंच जो कि कंपोज्ड ऑफ 1 जज, टिपिकली हैंडल्स अर्जेंट मैटर्स। देयर आफ्टर जुरिसडिक्शन क्या है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, इंक्लूड्स केसेस इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो या बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है। देयर आफ्टर अपेलेट जुरिसडिक्शन, अपेलेट इंक्लूड्स अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स एंड अदर ट्रिब्यूनल्स। कोई अपील करता है, जैसे आप नीचे से अदालतों शुरू करते हैं, आपको नहीं पसंद आया, आप हाई कोर्ट पे गए, हाई कोर्ट में आपको लगता है आपको जस्टिस नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो एक तो वो है। उसके बाद एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, द प्रेसिडेंट कैन रेफर क्वेश्चंस ऑफ लॉ टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को अपने ओपिनियन के लिए कुछ भी दे सकती है कि भाई मुझे बताओ, मेरे को इस चीज़ जो है, इस लॉ को आप मुझे बताइए सही गलत है, ठीक है। या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जानकारी को लगता है जो पार्लियामेंट ने पास किया, अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट कैन रेफर क्वेश्चंस ऑफ लॉ टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। उसके बाद आ जाते हैं अब CBI, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब CBI उसमें लिखा हुआ था उस आर्टिकल में। तो CBI एक इंक्विजिटिव माइंड जो है, जो कि नॉलेज सीकर है, उसके दिमाग में आना चाहिए कि भाई CBI ओके, CBI क्या, कैसे बना, कब बना, कौन है अभी CBI, कौन चला कौन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे अभी प्रवीण सूद हैं फ़िलहाल शायद। उसके बाद अभी CBI का जो मोटो है वो क्या है, इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी। ये सील है CBI की। ये इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जो आपका UPSC या अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें आ सकता है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए मोटो। ज़्यादातर जो भी चीज़ें चर्चा में हैं उनके मोटोज पता हो तो बेटर रहता है। UPSC में तो शायद ना पूछें, बट और कोई एग्ज़ाम है जो जिसमें CBI के तहत क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या ED के, मतलब जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड एग्ज़ाम, मतलब जैसे आप बैंक के अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बैंक्स के मोटो आपको पूछ सकते हैं। तो उस तरीके के एग्ज़ाम्स में जहाँ पे CBI के बारे में जानकारी आ सकती है, तो वहाँ पे इस मोटो को आप याद रख सकते हैं कि इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी। अब CBI के बारे में जानकारी लेते हैं। CBI सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी 1941 में एज दी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट टू इन्वेस्टिगेट करप्शन एंड फ्रॉड रिलेटेड टू वॉर प्रोक्योरमेंट, ठीक है। एक स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था, इन्वेस्टिगेट करेगी करप्शन एंड फ्रॉड रिलेटेड टू वॉर प्रोक्योरमेंट। और कब किया गया था ये, 1941 में। उसके बाद इसका रीनेम किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया इन 1963। जो SPE है, अभी SPE को हमने क्या कर दिया, वॉज रीनेम्ड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट से इसको बना दिया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस रीनेमिंग एम्ड टू एनहेंस इट्स रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम एंड करप्शन। जो ये रीनेमिंग है उसका एम था एनहेंस करना इसके रोल को इन इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम एंड करप्शन। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या दिया गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947, ठीक है। तो ये इसके तहत काम कर रही है भाई CBI, ठीक है। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, शॉर्ट में इसको हम बोल देंगे DPSE एक्ट, ठीक। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा ये DSPE एक्ट, सॉरी DSPE एक्ट, ठीक है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 प्रोवाइड द लीगल फाउंडेशन फॉर द CBI's फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन।
Central government, the CBI can investigate cases related to central government employees. CBI इन्वेस्टिगेट कर सकती है उन केसेस को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से रिलेटेड है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है, अंडरटेकिंग्स एंड सीरियस क्राइम्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो जो भी आपको लगता है PSU में कुछ घोटाले हो रहे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ घोटाले कर रहे हैं या कहीं पे भी जो कि नेशनली इम्पोर्टेंट कोई केस है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट CBI को सौंप सकती है। स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा एक चीज़ है कि इसमें आपको कंसेंट चाहिएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। इसके भी तहत कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि आते रहते हैं चर्चा में, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में। कभी शायद हो सकता है उसको डिटेल में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस थे जिसमें स्टेट और CBI और सेंटर के बीच में विवाद टाइप का चल रहा था। काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं और काफ़ी स्टेट्स ने अपनी कंसेंट जो है वापस भी ले ली है। So requires consent from state governments to investigate offences committed within their jurisdiction unless a specific law or central directive allows otherwise। या तो कोई स्पेसिफिक लॉ बना दिया जाए या कोई सेंट्रल डायरेक्टिव हो, तब तो आप जा सकते हो डायरेक्ट, अदरवाइज सेंटर को क्या नाम, अदरवाइज स्टेट से कंसेंट लेने की ज़रूरत है। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या है, जस्ट मोटी मोटी जानकारी। डायरेक्टर है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ द CBI। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये जिम्मेदार है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और फंक्शन ऑफ द CBI के लिए। उसके बाद स्पेशलाइज्ड डिविजन्स हैं, जैसे एंटी करप्शन डिवीजन है, हैंडल केसेस ऑफ करप्शन इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा जो करप्शन किया जाता है उन केसेस को हैंडल करता है एंटी करप्शन डिवीजन। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो कि डील करती है इकोनॉमिक क्राइम्स सच एज फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड सिक्योरिटीज वायलेशंस। उसके बाद है आपका स्पेशल क्राइम डिवीजन्स, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है सीरियस क्राइम्स इंक्लूडिंग टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल केसेस। हायरार्की क्या है, सबसे पहले तो डायरेक्टर आ गया जो कि हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है, फिर एडिशनल डायरेक्टर्स आ गए, फिर जॉइंट डायरेक्टर्स आ गए, ये ओवरसी करते हैं वेरियस डिवीजन्स ऑफिसेस। उसके बाद आ जाता है आपका DIG, ये लीड करता है रीजनल यूनिट्स को। फिर आ जाता है आपका SP, फिर ये मैनेज करता है इन्वेस्टिगेशन टीम्स को एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर आ जाता है आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि कंडक्ट करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेशंस को। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। जुडिशल रिकॉग्निशन, कुछ एक चीज़ें विवादों में फंसा था CBI, तो जुडिशल रिकॉग्निशन क्या है इसका, द CBI ऑपरेट्स अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द एक्ट विच हैज़ बीन अपहेल्ड बाय द जुडिशरी। ठीक है, तो ये अपहेल्ड बाय द जुडिशरी आपको इसलिए यूज़ किया क्योंकि कुछ एक विवाद हुए थे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये केसेस गए थे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं और उसके तहत CBI काम करती है। टॉप लीडरशिप, डायरेक्टर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर्स एंड जॉइंट डायरेक्टर्स, ये मैंने आपको बता दिया। सीनियर ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ स्पेशलाइज्ड डिवीजन। उसके बाद रीजनल स्ट्रक्चर क्या है, जोनल यूनिट्स होती हैं जो कि जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफिसेज होते हैं, हैंडल करते हैं रीजनल केसेस को। फिर आपकी स्पेशलाइज्ड टीम्स होती हैं जो कि टास्क होती हैं विद स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। जुरिसडिक्शंस, पावर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इन्वेस्टिगेशन कैन इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट crimes under central jurisdiction, arrest and search, authorized to arrest suspects, conduct searches and seize evidence। restriction क्या है, consent की ज़रूरत है स्टेट में आप जा रहे हो तो। for investigating offences under state jurisdiction, consent from the respective state government is required unless overridden by central laws। जब तक कि सेंट्रल लॉ के द्वारा ओवरराइड ना किया जाए इसको और डायरेक्टिव्स के द्वारा। कोई स्पेशल डायरेक्टिव निकाल दिया है पार्लियामेंट ने, कुछ ऐसा एक लॉ बना के पास किया गया कि जिसके तहत कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, तो बात अलग है। देयर आफ्टर लिमिटेशंस बाउंडेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इस एक्ट के तहत इसकी लिमिटेशन है विच स्पेसिफाइज द स्कोप ऑफ इट्स पावर्स एंड जुरिसडिक्शन। जुडिशल वर्डिक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, वो डिटेल में कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी हम डिटेल में शेयर करेंगे। उसके बाद आ जाता है इसका अपॉइंटमेंट कमेटी एंड सिलेक्शन कमेटी। अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी क्या है, द CBI डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर नॉट लेस देन अ टर्म ऑफ 2 years, 2 साल से कम के लिए इसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी इसको
करेगी सिलेक्ट बाय द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी एज मेंशन्ड इन DSPE एक्ट 1946 अमेंडेड थ्रू द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 एंड CV एक्ट 2003 रेस्पेक्टिवली। द अपॉइंटमेंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ, अपॉइंटमेंट कमेटी में क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा और द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा इफ द फॉर्मर इज नॉट प्रेजेंट ड्यू टू लैक ऑफ मैंडेटेड स्ट्रेंथ इन द लोकसभा मेंबर। उसके बाद कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज रिकमेंडेड बाय द चीफ जस्टिस। Thereafter, when making recommendations, the committee considers the views of the outgoing director. जब रिकमेंडेशन दी जाती है तो कमेटी कंसिडर करती है व्यूज ऑफ आउटगोइंग डायरेक्टर भी। द सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 nominates a certain number of names to the appointment. द सिलेक्शन कमेटी है वो नॉमिनेट करती है सर्टेन नंबर ऑफ नेम्स टू द अपॉइंटमेंट। विजिलेंस कमिश्नर है चेयरपर्सन के तौर पे, विजिलेंस कमिश्नर्स हैं मेंबर्स के तौर पे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पब्लिक ग्रीवेंसेस कैबिनेट सेक्रेटरीट मेंबर। तो कुल मिला के कुछ एक ऑफिसर्स हैं जो कि एक सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं, वो आपको नाम बताते हैं। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट कमेटी है वो नॉमिनेट करती है कि भाई कौन जो है आपका डायरेक्टर होगा। ठीक है, यही कह रहा है द सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 नॉमिनेट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ नेम्स टू द अपॉइंटमेंट कमेटी, और जो अपॉइंट उसके बाद वन अमंग होम द अपॉइंटमेंट कमेटी अपॉइंट्स एज द CBI डायरेक्टर। ठीक है, The NDA government on 25 November 2014 moved an amendment bill to do away with the requirement of quorum in high-profile committee while recommending the names for the post of Director CBI to the central government by introducing the clause, no appointment of a CBI director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of members in the panel. कोई भी अपॉइंटमेंट जो है CBI डायरेक्टर की इनवैलिड नहीं होगी merely by reason of any vacancy और एब्सेंस ऑफ मेंबर्स इन द पैनल। अगर कोई मेंबर पैनल में नहीं है या एब्सेंट हो गया, या एंड टू रिप्लेस द लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन को रिप्लेस किया जाएगा विद द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी और प्री इलेक्शन कोएलिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह आप लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी या जो कि प्री इलेक्शन कोalition हुआ था उसमें से किसी को उठा के आप डाल सकते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी में। ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन 6 है ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके की प्रोविज़न है वो क्या है, इज दैट डील्स विद द पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ द बॉडी दैट लेटर बिकेम द CBI। ये हमने बता दिया। सेक्शन 6 क्या है उसका, सब सेक्शन 1 पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। दिस सेक्शन एम्पावर्स द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द लॉज ऑफ इंडिया। स्पेसिफिकली इट प्रोवाइड्स द अथॉरिटी फॉर द DSPE टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड अदर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस। तो सब सेक्शन 1 जो है वो इसको पावर देता है ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने का। उसके बाद सब सेक्शन 2 वो क्या करता है, द सेक्शन अलाउज द DSPE टू एक्सरसाइज पावर्स नॉट जस्ट विद इन दिल्ली, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बट ऑल्सो आउटसाइड दिल्ली with the consent of the state government in which the offence was committed. This means that the DSPE and by extension the CBI can extend its jurisdiction to other states if it is authorized to do so. Section 3 approval requirement for certain types of investigation. कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है, कुछ तरीके की इन्वेस्टिगेशन ऐसी हैं पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग करप्शन बाय पब्लिक ऑफिशियल, जिसमें पब्लिक ऑफिशियल्स का करप्शन है, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। दिस एड्स अ लेयर ऑफ ओवरसाइट, ये एक लेयर ऑफ ओवरसाइट ऐड कर देती है एंड कंट्रोल, ensuring that the investigations are conducted with appropriate authorization, कि जो इन्वेस्टिगेशन है appropriate authorization के साथ ही हो, ऐसा ना हो कि वो एक टूल बन के रह जाए। Importance of Section 6.
Legal authority. Section 6 provides the legal foundation for the DSPE CBI to operate and investigate various offences, including those related to corruption and other serious crimes. Jurisdiction and control. It defines the jurisdictional limits and conditions under which the DSP can investigate cases outside its original territorial limits. Regulation. It ensures that the investigations, especially those involving high-level officials, are conducted with proper authorization, maintaining a balance between effective investigation and control. कुल मिला के सेक्शन 6 से इसको पावर मिलती है। एक तो आप दिल्ली से बाहर जाके आप कार्रवाई कर सकते हो, दूसरा स्टेट में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो स्टेट को अगर कुछ सीबीआई को अगर जांच देनी है तो आप कंसेंट लेके आप दे सकते हैं, सीबीआई को कंसेंट की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन की ज़रूरत है, ऐसे ही नहीं कर सकते आप। कुछ जिसमें पब्लिक ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें इसको आपको लगता है आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, तो उसमें कुछ ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक ये बैलेंस बना देता है इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल के बीच में। उसके बाद था अगला ईडी। ईडी क्या है? ईडी भाई फॉर्म हुई थी 1 मई 1956, 68 ईयर्स अगो। ऑपरेशन उसके बाद, अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है किस ये इन एक्ट्स के तहत जो है ईडी काम कर रही है अपना। क्या कौन कौन से एक्ट्स हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ठीक है, हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में है। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल निर्मला सीतारमन जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं। एजेंसी एग्जीक्यूटिव राहुल नवीन IRS हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं। पेरेंट एजेंसी कौन है इसका? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो ईडी का प्राइमरी मैंडेट है वो एनफोर्स करना है 2 की लॉज, 2 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लॉ जो हैं वो हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002, उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इनको एनफोर्स करना, ये इसकी इम्पोर्टेंट क्या है मैंडेट है। उसके बाद एडिशनली इट इज़ टास्क्ड विद इम्प्लीमेंटिंग द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, उसको इम्प्लीमेंट करना है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 को भी। द एजेंसी इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वायलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज एंड वर्क्स टू अटैच एंड कन्फिस्केट असेट्स डिराइव्ड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज़। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले तो द ईडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947। इट वाज रिस्ट्रक्चर्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002। उसके बाद आ जाता है लेजिस्लेशन फंक्शंस अंडर द PMLA के अंदर काम करता है, विच एम्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड क्राइम। जिसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, उसके रिलेटेड जितने भी क्राइम उसको रोकना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग क्या है? डायरेक्टर है कोई एक, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ ईडी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओवरसीज द एनफोर्समेंट ऑफ द PMLA। उसके बाद डिविजन्स क्या है? एनफोर्समेंट विंग है, इंटेलिजेंस विंग है, लीगल विंग है। पावर क्या है? कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, अटैच प्रॉपर्टीज, फाइल प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स। उसके बाद जिम्मेदारी क्या है? इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट्स केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। प्रोसिक्यूशन, इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल क्राइम्स। अब आ जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे। है क्या चीज़ ये मनी लॉन्ड्रिंग? एक प्रोसेस है ऑफ कंसीलिंग द ओरिजिन्स ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड मनी। कुछ पैसे जो आपने इलीगली ऑब्टेन किए हैं उसके ओरिजिन्स को कंसील कर जब आप करते हैं उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। आपने घोटाले सुने होंगे दुनिया भर के, जिसमें पैसा जो कहाँ से आया, किधर से गया, कहाँ क्या उसका सोर्स क्या था वो नहीं पता चलता। ठीक है, तो एक तरीके का ब्लैक मनी हो गया। टिपिकली बाय ट्रांसफरिंग इट थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ बैंकिंग ट्रांसफर्स और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। आप क्या करते हो? 50 तरीके के बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कहीं से अपना दिमाग जुगाड़ लगा के उस पर आप सोर्स को कंसील करने की कोशिश करते हो। कहीं से कुछ लिया है, कहीं से कुछ लिया है और इकट्ठे कर लिया आपने बहुत ज़्यादा पैसे। ठीक है, तो वो एक तरीके का गवर्नमेंट को नुकसान भी होता है, उसका एक इकनॉमी को नुकसान होता है। तो उसके लिए ये एक सरकारी एजेंसी बनाई है जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है। लॉ क्या है? गवर्न बाय द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। की सेक्शंस क्या है? इंक्लूड सेक्शन 3 ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, 4 पनिशमेंट,
5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3, 4 और 5 इसके की इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस इन्वेस्टिगेशन, ईडी एंड सीबीआई इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, पेनल्टीज इंक्लूड्स फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट, forfeiture of assets. Regulatory framework, the Act mandates reporting requirements for financial institutions and establishes the legal framework for tackling money laundering. राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि इस टॉपिक में आई थी, उसके बारे में जानते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 21 इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट स्टेट्स नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कि भाई किसी को भी आप जो है उसका जो लिबर्टी है, उसको आप उसकी जो ज़िंदगी जीने का हक है उसको आप जो है ख़त्म नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्ट करता है ये आर्टिकल। और हाँ, बट इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि अगर आपने अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ आपने प्रूव कर दिया कि भाई नहीं, ये इसको जो है पीछे जेल में डालना चाहिए, इसने कुछ गुनाह किया है, ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कोई बंदा या कोई चीज़ ठीक नहीं है, आपने प्रॉपर एक फेयर तरीके से जांच करी, आपने उसको सज़ा दिलाई और आपने उसमें पता चल गया कि ये दोषी है, तब आपकी लिबर्टी जो है, तब ये आर्टिकल 21 जो है लागू नहीं होगा। ये एक नॉर्मल तौर पे लागू हो रहा है एक इंसान के तौर उसके ऊपर जो कि एक समाज में रहने वाला इंसान है, जो अपनी दिनचर्या जी रहा है, कोई घोटाले नहीं कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा है, उसके लिए आर्टिकल 21 लागू होता है। ऐसे नहीं ये आपने बस सिर्फ मैंने भाई कल को किसी को क्रिटिसाइज़ कर दिया, बीजेपी गवर्नमेंट आज सेंटर में है, उसके बारे में बता दिया कि ये गलत चीज़ हो रही है और मेरे को उठा के आप डाल दो जेल में, तो वो मेरा आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आप मेरी फ्रीडम को कर्टेल नहीं कर सकते, ठीक है। इसका एक खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक केस है, आप एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले किसी ने उसने कांड किए थे, तो उसने उस केस में कुछ जांच बैठी थी, काफ़ी लंबे समय तक ट्रायल चलता रहा। उसमें जो है इसको क्या कहते हैं, कोर्ट ने ये बोला था कि भैया बेल तो आपको देनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को अगर ट्रायल में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जेल में डाल के रखेंगे जब तक वो ट्रायल चलता रहेगा। तो आप बेल दीजिए, उसके बाद जो है बाद में देखेंगे अगर वो दोषी होता है कि नहीं होता है। देयर आफ्टर बेल बॉन्ड्स। बेल बॉन्ड क्या है? बेल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि गारंटी करता है दैट एन एक्यूज विल अपीयर इन कोर्ट एज रिक्वायर्ड। ये गारंटी है एक तरीके की, भाई जो एक्यूज है वो कोर्ट में जब उसको बुलाया जाएगा तो वो आएगा। इसका लीगल बेसिस क्या है? गवर्नड बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसके सेक्शन है 3, सेक्शन 436 जो कि रिलेट करता है टू बेल इन बेलेबल ऑफेंस, 437 जो कि रिलेट करता है टू बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, सेक्शन 438 है जो रिलेट करता है टू एंटिसिपेटरी बेल। अच्छा, प्रोसेस। द एक्यूज्ड और द श्योरिटी प्रोवाइड्स अ बॉन्ड टू देयर कोर्ट। कंडीशन क्या है? मे इंक्लूड रेगुलर रिपोर्टिंग टू द पुलिस, सरेंडरिंग पासपोर्ट एटसेट्रा। उसके बाद ओरल प्ली। एन ओरल प्ली रेफर्स टू अ वर्बल आर्ग्यूमेंट और रिक्वेस्ट मेड इन कोर्ट। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो आपने आर्टिकल में पढ़ ही लिया। इन दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंड एन ओरल प्ली टू बार सिसोदिया फ्रॉम द दिल्ली सेक्रेटरीट, एम्फसाइजिंग दैट प्रोसीजरल मैटर्स शुड नॉट हिंडर सब्सटेंटिव जस्टिस। ठीक है, इसकी डिटेल में जो ये प्रोसीजरल मैटर है वो उस लाइन जो एक लाइन आई थी उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या था वो। दिल्ली सेक्रेटरीट। अब दिल्ली सेक्रेटरीट बार बार आप चर्चा में रहता है, ये है क्या चीज़ दिल्ली सेक्रेटरीट? तो दिल्ली सेक्रेटरीट का जो में सबसे पहले टॉप लीडरशिप आती है वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इसका रोल है, चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एंड हैज़ द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी डायरेक्शन। तो ये चर्चा में रहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के बीच में, बीजेपी या सेंटर में है कि किसके पास कौन सी पावर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने यहाँ बैठा दिया है, वो काम नहीं करने दे रहा, तो ये पावर्स जो हैं डाइल्यूट कर दी गई हैं, ऐसा कुछ चर्चा में आता रहता है। तो ये एक आप इसकी जब आप हायरार्की समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर होनी चाहिए जिससे वो स्टेट में कुछ काम कर सकता है और क्या पावर उसके पास आज है या नहीं है। उसके बाद आता है उसके नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिल्ली। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि दिल्ली में है।
The LG works in conjunction with the Chief Minister. चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के काम करता है and has a specific constitutional powers and responsibilities. का कुछ specific constitutional powers and responsibility है. तो देखिए कितने महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है ये. इसका चीफ मिनिस्टर के साथ में मिलकर काम करना इंपॉर्टेंट है, ना कि चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में बैठ के काम करना. ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर की उसकी नहीं बनेगी तो काम होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं. सबसे पहले द दिल्ली सेक्रेटरीट हाउसेज वेरियस डिपार्टमेंट्स ईच हेडेड बाय सीनियर ऑफिशियल्स. सबसे पहले आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, हैंडल्स बजटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. फिर आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो मैनेज करता है एजुकेशनल पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस को. फिर आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो कि ओवरसी करता है हेल्थ केयर सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स को. फिर आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड मेंटेनेंस. फिर आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ होम मैनेजेस इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. फिर आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो कि फोकस करेगा ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. फिर आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि ओवरसी करेगा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज को. हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी. द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट रैंकिंग ब्यूरोक्रेट इन ईच डिपार्टमेंट. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड मैनेजिंग डिपार्टमेंटल फंक्शंस. ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक हाईएस्ट रैंकिंग ब्यूरोक्रेट है जो कि हर डिपार्टमेंट का है. वो जिम्मेदार है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और डिपार्टमेंट के फंक्शंस को मैनेज करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, सेक्रेटरी असिस्ट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन मैनेजेस डे टू डे ऑपरेशन विद इन द डिपार्टमेंट. सेक्रेटरी क्या करता है? असिस्ट करता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और मैनेज करता है जो दिनचर्या के ऑपरेशन हैं विद इन द डिपार्टमेंट. फिर आ जाता है एडिशनल सेक्रेटरी जो कि सपोर्ट करता है सेक्रेटरी को और हैंडल स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज और प्रोजेक्ट्स. उसको कुछ स्पेसिफिक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट दिए गए होते हैं, उसको हैंडल करता है. फिर आ जाता है मिड लेवल मैनेजमेंट जो कि है जॉइंट सेक्रेटरी एंड डिप्टी सेक्रेटरी. जॉइंट सेक्रेटरी क्या करेगा? कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज विद इन द डिपार्टमेंट एंड मैनेजेस सीनियर ऑफिशियल्स. डिप्टी सेक्रेटरी क्या करेगा? ओवरसीज स्पेसिफिक डिविजन्स और फंक्शंस विद इन द डिपार्टमेंट. फिर आ जाता है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. अंडर सेक्रेटरी हो गया, असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गया. अंडर सेक्रेटरी क्या करेगा? असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मॉलर यूनिट्स विद इन द डिपार्टमेंट. असिस्टेंट सेक्रेटरी क्या करेगा? सपोर्ट करेगा वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड इंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशंस. फिर आ जाता है सपोर्ट एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज. सिक्योरिटी पर्सनल हो गया, सिक्योरिटी चीफ हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, आईटी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट ना हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स हो जाएंगे, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजर होगा, मेंटेनेंस स्टाफ होंगे. फिर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कैबिनेट मीटिंग बैठेगी, रेगुलर मीटिंग्स वेयर द चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर मिनिस्टर्स डिस्कस एंड डिसाइड ऑन पॉलिसी मैटर्स. लेजिस्लेटिव असेंबली है एक, दिल्लीज लेजिस्लेटिव बॉडी विच पासिस लॉज एंड मेक्स डिसीजंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. फिर आर्टिकल 21 पे आ जाते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नो पर्सन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि इंश्योर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिप्रीवेशन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. मतलब ऐसे ही नहीं, मन मर्जी में नहीं उठा किसी को भी आप जेल में ठोक दोगे. कोई काम होना चाहिए, कुछ गलत किया होना चाहिए, कुछ आप प्रूव करेंगे. लिमिटेशन क्या है? आर्टिकल 21 डज नॉट अप्लाई इफ द डिप्रीवेशन इज अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड दैट इज फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल. अगर किसी ने कुछ काम गलत किया है, आपने फेयर तरीके से जांच बैठाई, आप उस पर सज़ा, एक प्रोसीजर चला, उस पर सज़ा हुई, तब बात अलग है. ठीक है, तो वो उसकी लिमिटेशन है. जुडिशियल इम्पैक्ट, लैंडमार्क केस था एक जिसमें इंक्लूड केसेस सच एज मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21. तो एक मनेका गांधी का केस हुआ था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें मनेका गांधी को डिपोर्ट कर दिया गया था. उसमें क्यों डिपोर्ट किया गया वो बताया नहीं, बता दिया कि भाई नेशनल सिक्योरिटी करके दे दिया गया. तो इसमें एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट, उसमें अपना वी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे, तो उसमें उन्होंने और 2 अन्य जजेस भी थे, तो उन्होंने ये बताया कि भाई ऐसे नहीं आप किसी को भी उठा के कुछ भी कर दोगे, आपके पास प्रॉपर फेयर तरीका होना चाहिए. तो इसमें कुछ 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था. इसके जो आपका आर्टिकल 21 है उसको क्या कहते हैं, उसका स्कोप को एक्सटेंड किया गया था. उसमें जो चीज़ें, जो बेसिक चीज़ थी, जो समझ मोटा मोटा जो हमें समझना चाहिए वो ये था कि भाई फेयर तरीके से जांच होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए और कोई रीज़न देना है आपने. ऐसे नहीं कि आप भी कुछ भी आप दे दो नेशनल सिक्योरिटी, उसके तहत क्या प्रॉपर रीज़न देंगे आप, तब आप जो है उसको किसी चीज़ को आप कुछ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं. उसके बाद ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस. ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस रेफर्स टू अ ग्रॉसली अनफेयर आउटकम
in the legal process, often due to procedural errors or abuse of legal principles. तो ये ट्रेविस्टिव जस्टिस इन्होंने जब यूज़ किया था वर्ड, तब ये इस 17 महीने हो गए, बेल नहीं मिल रही है। फिर अब आपने पहले जिसमें 2 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, पहले आपने कहा कि भाई हमें टाइम दीजिए, इसने टाइम दिया कोर्ट ने, फिर दोबारा से बेल मतलब नहीं दी, उसको बोला गया कि बेल आप अपील कर सकते हैं, फिर कुछ समय मांगा था, वो समय भी पूरा हो गया। उसके बाद अब जो है ED-CBI कह रही है कि भाई अच्छा ठीक है, अगर इनको बेल चाहिए तो आप लोअर कोर्ट में सबसे पहले जाएं या सीधा सुप्रीम कोर्ट में ना आए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि भाई ये मजाक मत बनाओ इसका न्याय का, इट वुड बी ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस। ठीक है कि अगर हम जो है अगर उसको हम नहीं बेल दे पा रहे हैं 17 महीने के बाद भी। इट हाईलाइट्स द नीड फॉर प्रोसीजरल फेयरनेस एंड टाइम जस्टिस। ये हाईलाइट करता है उस जिम्मेदारी, उस नीड को जो फॉर प्रोसीजरल फेयरनेस एंड टाइमली जस्टिस, कि भाई जो प्रोसीजर है उसमें कुछ फेयरनेस होना चाहिए और टाइमली जस्टिस होना चाहिए, समय रहते जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो चीज़ आप चलाते रहो 50 साल तक चलती रही चीज़ें, या फिर उसके बाद आप जस्टिस दो, तब कोई फ़ायदा नहीं। 50 साल के बाद उसको बोल दो हम निर्दोष था, तो क्या फ़ायदा? 50 साल तो जेल में बिता दिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका। उसके बाद ओरिजिन एंड मीनिंग। ओरिजिन, दिस प्रिंसिपल इज रूटेड इन द आइडिया दैट प्रोसीजरल रूल शुड सपोर्ट नॉट हिंडर द परस्यूट ऑफ जस्टिस। अच्छा, ये किसका है? ये लाइन छूट गई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यूज़ की गई है। प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ जस्टिस। इसका मोटा मोटा अर्थ यह है कि भाई प्रोसीजर बनाए हैं हेल्प करने के लिए, ना कि ऐसा कुछ नहीं कि वो उसके तहत मतलब वो लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। कुल मिला के वो कह रहे हैं कि भाई वो सांप चला गया और लकीर पर लाठी पीटते रहो। ठीक है, प्रोसीजर जो है वो आपके हेल्प करने के लिए बनना है, ना कि उसको हिंडर करने के लिए। ठीक है, वो सिर्फ ऐसा नहीं बनना है कि भाई वो कोई क्या नाम है कंप्यूटर थोड़ी है कि जो इनपुट दे दिया उसी में 0-1 निकाल के दे दो। ठीक है, तो प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ जस्टिस। ठीक है, वो एक प्रोसीजर पे ही सिर्फ नहीं अटके रहना है कि भाई जाओ नीचे से लगे रहो। कोई उसने एक वर्ड यूज़ किया कि भाई कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है? दिस प्रिंसिपल इज रूटेड इन द आइडिया दैट प्रोसीजरल रूल्स शुड सपोर्ट नॉट हिंडर द परस्यूट ऑफ जस्टिस। ये प्रोसीजरल रूल जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि रुकावट पैदा करनी चाहिए न्याय दिलाने में। एट्रीब्यूशन क्या है? द फ्रेज इज ऑफन एसोसिएटेड विद द लीगल फिलॉसफी दैट एम्फसाइज द प्राइमेसी ऑफ जस्टिस ओवर रिजिड एडहेरेंस टू प्रोसीजरल रूल्स। इसका एट्रीब्यूशन क्या है? किस चीज़ को एट्रीब्यूट की जा सकती है? कुछ जो लीगल फिलॉसफीज दी गई हैं समय आज अभी तक, हिस्ट्री से लेकर अभी तक, उसमें एम्फसाइज किया गया है कि भाई प्रायोरिटी आपको जस्टिस को देनी है, न्याय को देनी है, ना कि रिजिड एडहेरेंस टू प्रोसीजरल रूल्स। उस पर नहीं अटके रहना है, प्रोसीजरल रूल्स के ऊपर आपको न्याय देना है। लीगल कंटेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्ट्स द जुडिशियल अप्रोच वेयर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द रियलाइजेशन ऑफ सब्सटेंटिव जस्टिस। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वेकेशन बेंच। वेकेशन बेंच क्या है? टेम्पररी बेंच है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट ऑपरेट्स ड्यूरिंग कोर्ट वेकेशंस टू हैंडल अर्जेंट मैटर्स। जब छुट्टी चल रही होती है तो ये ऑपरेट करता है वेकेशन बेंच दैट ऑपरेट ड्यूरिंग द कोर्ट वेकेशन टू हैंडल अर्जेंट मैटर। जो अर्जेंट मैटर्स है उसको हैंडल करने के लिए इसका फंक्शन क्या है? इंश्योर्स दैट क्रिटिकल इश्यूज आर एड्रेस्ड, क्रिटिकल इश्यूज को एड्रेस किया जा सके इवन व्हेन रेगुलर बेंचेस आर नॉट इन सेशन। जब रेगुलर बेंचेस सेशन में ना चल रहे हो तब भी। टाइप्स ऑफ बेंचेस वो हमने ऑलरेडी पहले बता दिया था। रेगुलर बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, डिवीजन बेंच, सिंगल जज बेंच, जो हमने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस आर्टिकल में मेरे को यही कुछ चीज़ें लगी जो मैंने आपके समक्ष लेके आया। मैं आशा करता हूँ मुझे शायद मैंने जस्टिस किया हो इस आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं। आइए साथ बैठ के साथ में जानकारियाँ हासिल करें, सीखें और इस समाज को और अच्छा बनाएं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे वो अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आइए साथ में मिलके सीखें, जानें और इस शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक बांटें। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।